अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द CLS यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। CLS स्टैंड फॉर द कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क दैट इंश्योर द इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट देती आ रही हैं उसमें हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ही क्या होता है कि एक चीज़ का यूज़ करते हुए, एक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम लोग किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ भी उसको यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर CLS के कॉन्सेप्ट में इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल हो, यानी वो चीज़ जो है किसी दूसरे के साथ कंपैटिबल मतलब उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरह से काम कर सके। अगर मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी बिरयानी एंड बॉटल की, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थे, यानी हम लोग उसके लिए इजी फील कर रहे थे। हम बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक तो इजीली ले सकते थे, ठीक है, और वो हर एक की फेवरेट भी होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, यानी ये जो हमारे पास CLS होते हैं ये कैसे ये डिफाइन करते हैं बेसिक रूल्स को, सेट ऑफ बेसिक रूल्स को, जो हमारे .NET लैंग्वेजेस जिनको .NEट लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंपैटिबल होती है, एक दूसरे को फॉलो करती हूँ। यानी अगर C# के अंदर लैंग्वेज एक C# का कोड लिखा हुआ है तो उसको मैं VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर इजीली जो है वो लिख सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ उसकी लाइब्रेरीज़ को। तो ये चीज़ हमारे CLS में आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग CLS इज़ क्रूशियल फॉर वर्किंग विद द .NEट आर्किटेक्चर। अब .NEट आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास CLS की वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मैं इसको जब आपको कोडिंग प्रोसेस समझाऊंगी तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोड को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए इंटीग्रेट करे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैटिबल हो सके, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ सके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CLS के जो रूल्स हैं .NEट फ्रेमवर्क के अंदर। फिर हमारे पास वही बात आ रही है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी .NEट जो होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे हमारी C# है, हमारी VB.NEट है, हमारी F# है, ये इन सब के साइंटिक्स और फीचर्स होते हैं, हर एक का अपना अपना साइंटिक्स और फीचर्स होता है, ठीक है। अब CLS जो होता है ये इंश्योर करता है कि कोड को एक्सचेंज किया जा सके दो लैंग्वेजेस के दरमियान। यानी अगर मैंने कोड को, यानी अगर मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है C# की, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ VB.NEट या F# कोड के अंदर CLS रूल्स के फॉलो करते हुए। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल अ लाइब्रेरी रिटन इन द C# कैन बी यूज इन VB.NEट। जो लाइब्रेरी हमने C# के अंदर लिखी है वो VB.NEट या हमारा जो F# है उसके अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, शर्त ये है कि हमारा VB.NEट और F# होता है वो C# के रूल्स को भी फॉलो करता हो, CLS के रूल्स को भी फॉलो करता हूँ। कॉमन सेट ऑफ फीचर्स, CLS जो होते हैं ये कॉमन सेट ऑफ फीचर्स को डिफाइन करते हैं, यानी .NEट की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के अंदर CLS के जो फीचर्स होते हैं वो मस्ट बी अवेलेबल होने चाहिए। इफ़ योर कोड इज CLS कंप्लेंट, अगर आपका कोड जो है वो CLS कंप्लेंट है तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल कर सकते हैं, आप इसको किसी भी लैंग्वेज के साथ स्मूथली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारे पास नॉन CLS कंप्लेंट हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरिंग द कंपैटिबिलिटी, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि जो इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेता है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो आगे से उसके पॉइंट्स भी लिख सके। इंश्योरिंग द कंपैटिबिलिटी, यानी आप इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐप डेवलप करनी है तो आप उसके अंदर सिर्फ C# नहीं बल्कि F# भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए, सबकी कंपैटिबिलिटी के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि वो सारे के सारे .NEट फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहे हो, सारे के सारे जो है CLS के जो फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं, उसको सपोर्ट करते हो। उसके बाद हमारे पास फीचर्स और रूल्स आ जाते हैं हमारे CLS के। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डाटा टाइप कंपैटिबिलिटी, यानी जो डाटा टाइप्स हमारी एक लैंग्वेज के अंदर होती है वो दूसरी लैंग्वेज भी सपोर्ट कर रही हो। अगर एक लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स है इंट है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, तो जो दूसरी लैंग्वेजेस हम .NEट लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे वो भी इस बात को भी हमने इंश्योर करना है कि उसके अंदर भी सेम यही वाली डाटा टाइप्स होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेथड सिग्नेचर्स। तो मेथड सिग्नेचर्स का क्या मतलब होता है कि हमारी जो CLR होती है उसमें जो मेथड कुछ होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है।
तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास डाटा टाइप या रिटर्न टाइप सिर्फ सेम नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके टाइप्स और उनके पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जो फंक्शन के नाम है वो सेम रहते हैं, लेकिन उसके जो डाटा टाइप्स होती है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेथड सिग्नेचर्स भी इसी चीज़ को ही रेफर कर रहा होता है। उसके बाद आता है केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिविटी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो CLR होता है ना, वो रिकमेंड करता है केस इनसेंसिटिविटी, यानी केस इनसेंसिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ना कि केस इनसेंसिटिव। यानी इसमें क्या है कि जो माय मेथड होता है और जो माय मेथड होता है वो एक जैसे जो है वो ट्रीट नहीं करने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ट्रीट नहीं करने चाहिए, ठीक है, बल्कि ये दोनों सेम ही समझे जाने चाहिए। तो केस सेंसिटिव में होता है ना कि ये माय मेथड का जो M छोटा है और इस माय मेथड का जो M कैपिटल है वो दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। लेकिन केस इनसेंसिटिव में होता है कि ये दोनों अगर हम इसी तरह भी लिखेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नो अनसाइंड टाइप इन पब्लिक APIs। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो CLS होता है वो किसी किस्म की अनसाइंड टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम C की बात करते हैं, C++ की बात करते हैं, इनफैक्ट जावा की भी बात करते हैं, तो वो अनसाइंड जो टाइप्स होती है टाइप उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारा CLS होता है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो साइंड यानी जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बूलियन, इस चीज़ को तो सपोर्ट करता है। लेकिन जो अनसाइंड होती है, यू इंट हो गया, यू लॉन्ग हो गया, इस चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करती है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग आगे जाकर समझेंगे कि किस तरह से ये नॉन कंप्लीट में आ जाती है। उसके बाद एक्सेप्शन आती है। तो ये क्या करता है, इनहेरिटेंस में जो यानी जितनी भी एक्सेप्शन आती हैं, ये चीज़ ने लैंग्वेजेस जो होती हैं इनके अंदर बिल्ट इन यानी पावर होती है कि वो इन एरर्स को, इन एक्सेप्शंस को इजीली, यानी ऐसी क्लासेस सिस्टम डॉट क्लास एक्सेप्शन क्लास इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, इन क्लासेस का यूज़ करते हैं, जिनसे उनकी जो एक्सेप्शंस होती हैं वो इजीली हैंडल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है CLS कंप्लाइंस। अब CLS जो कंप्लाइंस होती है, ये इसमें हम बेसिकली एक कोड को ही समझेंगे। ऐसे कोड जो होते हैं जो .NET फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस जो दोनों इंटरऑपरेबिलिटी होना होता है, यानी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होना होता है, एक्सचेंज होना होता है, तो वो लैंग्वेजेस यानी उनकी जो डाटा टाइप्स होती है वो भी सेम ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे CLR का मैंने एक कोड लिखा है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, पब्लिक इंट ऐड इंट A। तो ये देखो, ये डाटा टाइप जो होती है ये सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमने पिछले के अंदर पढ़ा था, इसकी डाटा टाइप कंपैटिबल होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, ना कि अनसाइंड टाइप जो होती हैं वो इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सारी की सारी डाटा टाइप जो है वो साइंड ही है, ठीक है, कंपैटिबल है। लेकिन अगर अगली एग्जांपल देखें तो उसमें उन्होंने अन इंट यू इंट लिखा हुआ है, यू इंट, यानी कि ये हमारे पास नॉन CLS कॉम्प्लाइज कोड है। ये CLS का कोड नहीं है, ये .NET लैंग्वेज से सपोर्टेड नहीं है, बल्कि .NET से सिर्फ वही लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है जो कंपैटिबल होती हैं हमारे कोड के लिए। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू।